हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारा शुक्रवार को हमारा 6th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया था और हमने इसे वादा किया था कि 7th क्लास एनसीईआरटी भी हम कंप्लीट करेंगे। इसी साथ साथ हम अभी शुरुआत की है हमने। हम सभी हिस्ट्री के रिलेटेड सभी और हो सके तो ज्योग्राफी भी हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले आज से ही। सभी टॉपिक के हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के बाद एडवांस बुक कवर करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर चलिए, आपको यहाँ पे सभी जो कॉम्पिटिटिव के रिलेटेड है, एसएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, ये सभी रिलेटेड आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए, जैसे कि हमने एनसीईआरटी 6 में देखा था कि वहाँ पे 12 टॉपिक थे और हमने सभी कंप्लीट कर दिए थे और इसमें 10 टॉपिक है और इसका पहला टॉपिक है आज का। हम आज स्टार्ट करेंगे ये वाला, हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम परिचय, नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, चलिए। देखिए, यहाँ पे पुराने और नए धर्म देखेंगे हम, समय और इतिहास के कालखंडों का विचार। ठीक है, देखिए अरब भूगोलवेत्ता थे वो अल स्ट्रीट ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। इसने अल स्ट्रीट ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया एक और फ्रांसीसी मानचित्रकारक द्वारा बनाया गया था। ये दोनों अलग अलग थे। नक्शे हमेशा उपमहाद्वीप के अनुसार ही बदलते थे। ओके, तो यूरोपीय नाविकों और व्यापारियों द्वारा अपनी यात्राओं पर मानचित्र का उपयोग किया गया था। ओके, देखिए ऐसा हमारा भारत बना था। यहाँ पे चीन है, ये नेपाल, ये चीन है, ये नेपाल, ये भूटान और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और बालूचिस्तान। ओके, ये ब्रिटिश राज था और ये सब जो राज थे इसके साइड से ये अलग थे। यहाँ पे पूरा ब्रिटिश राज था और ये आज का नक्शा है। आज हमारा भारत ऐसा है। ओके, इतिहासकार नक्शे वास्तविक दस्तावेजों ग्रंथों को अतीत के संदर्भ में बहुत संवेदनशील ढंग से पढ़ते थे। ठीक है, जो लोग थे ये नक्शे के आधार पर, वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर ग्रंथों के अतीतों के संदर्भ में बहुत संवेदनशील ढंग से पढ़ते थे। हम अगले 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 700 से 1750 तक। ठीक है, तो हम इसमें 700 1750 तक किसका राज था ये हमें बताते हैं कि ये मध्यकालीन भारत था, जो 700 से 1750 तक, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत, मुगल राज ये सब चला था और कुछ वंश थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया है जो वर्षा से बदलती रहती है। देखिए ये इसके ये बोलते थे आई, यू, का, कु, जा, गा, गु, जा, जी, दा, दी, दू, ये सब वहाँ की भाषाएं थी। मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न थे। जो मध्यकालीन फारसी है और जो आज के भारतीय है, ये दोनों अपने से भिन्न है। अंतर केवल व्याकरण और शब्दावली के संबंध में नहीं है, समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया है। ओके, आज हम इस भारत के रूप में समझते हैं। ठीक, जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिन्हाज सिराज द्वारा किया गया था, जो एक इतिहासकार जिसने फारसी में लिखा था का अर्थ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच की भूमि से था। मतलब आज की हम भारत बोलते हैं, ये लोग जो मिन्हाज सिराज द्वारा किया गया था 13वीं शताब्दी में, ये भारत को सिर्फ पंजाब हरियाणा गंगा और यमुना के बीच की भूमि को ही भारत समझते थे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीव संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल, ठीक, हिंदुस्तान एक मुसलमान नाम देते थे, हिंदुस्तान के इन्हें उपयोग किया। ओके, क्या का थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, इतिहासकार ने उनके दौरान हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था।
इतिहासकारों ने इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शर्तें के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि अतीत में उनका मतलब अलग अलग चीज़ों से था। मतलब हिंदी का शब्द जो है वो अतीत में अलग अलग करके था। विदेशी मतलब परदेसी, अजनबी, गोर, इसका मतलब दूसरे से अलग है। अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार भिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। देखिए, कोई भी अपने मन से इतिहास नहीं बना सकता। जो हमें स्रोत मिले हैं और कुछ ग्रंथ और पुरातत्व जो काल थे, पुरालेख थे, अभिलेख थे, इससे पढ़कर ही हम इतिहास बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। ठीक है, हम अपने खुद से कि मध्यकालीन में भारत बाबर ना होकर कोई दूसरा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, कई इतिहासकार अभी भी जानकारी के लिए सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेखों पर भरोसा करते हैं। तो मैंने अभी भी कहा कि लोग सिक्कों, शिलालेखों, वास्तुकला, पाठ्य अभिलेखों, ये सब जो उस समय के थे, जो आज हमें मिल चुके हैं, इससे वो लोग आज भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। उन्होंने धीरे धीरे अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित किया। कागज धीरे धीरे सस्ता और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया। मतलब कागज के बारे में सभी जाना गए, मतलब किस पर लिखना था, पढ़े लिखे के लिए उसका उपयोग होने लगा, हिसाब किताब के लिए भी उसका उपयोग होने लगा। ठीक है, इतिहास सत्ता के पत्र और शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक अभिलेखों, खातों और करों के रजिस्टरों को लिखने के लिए करते थे। मतलब ये जो हमारा सस्ता पत्र था, मतलब हम कागज कहे थे, ये पत्र, टकापत्र, शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक अभिलेखों, खातों और करों के रजिस्टरों को लिखने के लिए करते थे। ठीक है, धनी लोगों, शासकों, मठों और मंदिरों द्वारा पांडुलिपि एकत्र की गई थी। पांडुलिपियाँ मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दगड़ पर लिखे हुए को हम पांडुलिपि कहते हैं। उन्होंने पुस्तकालयों और अभिलेखागार को रखा गया था। ये पांडुलिपियाँ और दस्तावेज इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग करना भी मुश्किल था। ओके, वे पांडुलिपियाँ एकत्र कर सकते थे। कि यहाँ पे ये सभी पांडुलिपियाँ है, वहाँ पे एकत्रित करके हुए है नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया। ओके, जैसा कि शास्त्रियों ने पांडुलिपियों की नकल की, वे कभी कभी कुछ गलती करते थे, जो यहाँ वहाँ यहाँ या वहाँ एक सदी से अधिक हो गए थे। ओके, कई पांडुलिपियों ने गलतियाँ के कारण और अन्य लेखकों द्वारा भी इसकी नकल की गई थी। इतिहासकारों के मूल पांडुलिपियों को खोजना मुश्किल थी। ओके, अंडरस्टैंड। बर्नी ने अपना इतिहास पहले 1356 में और दूसरा संस्करण 2 साल बाद लिखा था। दोनों एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन इतिहासकारों ने 1916 के दशक तक पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। ठीक है, यह बड़े पुस्तकालय संग्रह में खो गया। जो पुस्तकालय थे वहाँ पे कहाँ रखा, किसी को पता नहीं चला, वहाँ पे खो गया। फिर ये पहिए है चरखा, ये चरखा है। ठीक है, अग्नेत्र है, ये वाला है, और फारसी पहिया मतलब ए वाला था। ठीक है, ये सब तथ्य है, ये सब आपको याद रखना होगा। फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। फैक्ट्स ज़्यादातर हमें एमसीक्यू जो मतलब सीबीटी टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर फैक्ट पूछते, मेंस लेवल कुछ नहीं पूछता। ठीक है, चलिए। यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का दौर था। लोगों ने अवसर की तलाश में लंबी दूरी तय की। इस काल में जो लोग महत्वपूर्ण हो गए वे राजपूत थे, जो एक शासक के पुत्र के राजपुत्र से लिया गया नाम था। ओके, शब्द योद्धाओं, सेनाओं, सैनिकों, सेनापतियों पर लागू होता था। ठीक है, राजपूत महान और वफादारी की भावना के लिए जाने जाते थे।
मराठा, सिख, जाट, आहोम और कायस्थ जैसे लोगों के अन्य समूहों में भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनने के लिए युग के अवसरों का उपयोग किया। उनके आवास में परिवर्तन के कई वनवासियों का पलायन करने की मजबूर किया। अन्य ने भूमि जोतना शुरू कर दिया और किसान बन गए। वे धीरे धीरे क्षत्रिय बाजारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे। करों का भुगतान करने की स्वप्न ऋतुना को वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता थी। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक मतभेद उभरे। कुछ के पास उत्पादित भूमि थी, अन्य के पास मवेशी। कृषि के साथ कारीगरी का काम था। लोगों की उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसाय के आधार पर जातीय और उपजाति में बांटा गया था। देखिए, स्वतंत्र पूर्व भारत में भी यही प्रथा चली आई थी कि जो जिस जात का है वो सिर्फ वही काम करेगा। जिससे महार सिर्फ महार काम करेगा, चांबार सिर्फ चांबार करेगा। ऐसे सभी जातियों में काम बटा हुआ था। किसी को ऐसा मौका नहीं बैठता था कि मतलब ये चांबार का लड़का है तो ये बिजनेसमैन बन पाएगा। बिजनेसमैन मारवाड़ी बनते थे। अच्छे लोग शिक्षण की सिर्फ ब्राह्मण लोग करते थे। ऐसा वापस था और अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए। बड़ी पंचायती द्वारा लागू सदस्यों को प्रतिबंधित करने के लिए जातियों अपने नियम और कानून है। हर जाति के लिए अलग अलग कानून थे। जैसे ये जाति सिर्फ ये करेगा, वो जाति सिर्फ वो करेगा। उसके कानून से ये, अगर इसकी जात कम है तो इसके कानून भी दूसरा है। जो काम ब्राह्मण कर सकता है, महार नहीं कर सकता, शूद्र नहीं कर सकता। ऐसे वहाँ पे समस्या थी। कई गांव का एक सरदार के द्वारा शासित था। दोनों मिलकर एक राज्य, एक छोटी इकाई थी। देखिए, क्षेत्र का साम्राज्य देखते हैं अभी। चोल, तुगलक और मुगल जैसे राज्यों में कई क्षेत्र शामिल थे। बंगाल पूर्व से लेकर अफगानिस्तान पश्चिम से गजनी तक फैले एक विशाल साम्राज्य के दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के शासक की प्रशंसा करने वाली एक संस्कृत प्रशस्ति थी और इसमें पूरा दक्षिण भारत शामिल था। ठीक है, देखिए, ये तुगलक शासक है, ये चोल शासक है और एक मुगल शासक है। तो ये शासक जो है इसमें भारत पर राज किया था। एक के बाद एक भारत पर राज करते गए। इसके बारे में हम संक्षिप्त से पढ़ेंगे आगे। विभिन्न क्षेत्रों और लोगों, गौड़ा, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जाहिर तौर पर उसकी सेनाओं के सामने भाग गए। 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में विशिष्ट भौगोलिक आयाम और उनकी अपनी भाषा, संस्कृति विशेषता थी। इन राज्यों के लिए काफी संघर्ष था। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश विविध क्षेत्रों वाले साम्राज्य का निर्माण करने के लिए सक्षम थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं थे। कई क्षेत्रों को बड़े और छोटे राज्यों को विरासतों के साथ छोटा दिया गया था, जिन्होंने उन पर शासन किया था। ये सफल था, अरे असफल। कई क्षेत्र विशिष्ट और साझा परंपराओं से भरे हुए थे। शासन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के प्रबंधन कुलीन सांस्कृतिक और भाषा में थे। ठीक है, पुराने और नए धर्म। देखिए, पुराने में कौन से धर्म था और भी कौन से थे। ओके, हजार साल के इतिहास में धार्मिक परंपराओं के प्रमुख विकास हुए। देखिए, वैदिक काल जो था, हड़प्पा के बाद, मतलब समकालीन ही थे दोनों। तो वहाँ पे से जो धार्मिक प्रथा थी, परंपरा थी, वो बहुत ही विस्तृत रूप से प्रभावित होने लगी।
उसका फैलाव बहुत ही ज़्यादा जल्द से जल्द होने लगा। इस अवधि के दौरान जिससे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, इसमें नए देवताओं की पूजा, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण, ब्राह्मण पुजारियों का समाज के प्रमुख समूह के रूप में महत्व बढ़ गया। ओके, परंपरा का विकास हुआ, जैसे ये मुसलमान, ये मतलब अलग तरीके से अलग अलग उनका पेशा हो गया। ठीक है, मंदिरों का निर्माण हुआ, देवताओं की पूजा थी, शिव शंकर आए गए थे, मंदिरों का निर्माण था, जो राजघराना था वो विशाल मंदिर भी बनाते थे। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के उनके ध्यान में ब्राह्मणों को समाज में बहुत सम्मान दिया। क्योंकि मैंने कहा था जो संस्कृत थी ब्राह्मणी भाषा थी, ब्राह्मण लोगों की भाषा थी, ब्राह्मण को समाज बहुत ही सम्मान दिया। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ऐसे माना जाते थे। तभी से वैदिक काल से जो आर्य लोग थे वो भी ब्राह्मण लोग थे, वो खुद को ही मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहते थे। ठीक है, उनके संरक्षकों ने शासकों का समर्थन से उनकी प्रमुख स्थिति मजबूत हुई। इस अवधि के प्रमुख विकासों में से एक भक्ति का विचार, एक प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत देवता का, जिसे भक्त पुजारी या विस्तृत अनुष्ठानों की सहायता से बिना प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ का कट गया, मैं पढ़ लेता हूँ। उपमहाद्वीप में नए धर्म भी सामने आए। 17वीं शताब्दी में व्यापारी और प्रवासियों ने पवित्र कुरान की शिक्षाओं को भारत में लाया। मुसलमान कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक मानते थे। ठीक है, एक ईश्वर अल्लाह की संप्रभुता को स्वीकार करते थे, जिसका प्यार, दया और उदारता उन सभी को गले लगाते हैं जो सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, जो अल्लाह का था उसका पवित्र पुस्तक कुरान है। ये सब हमें को तो पता ही है। अल्लाह को जो हिंदू का भगवद गीता था, जैसे ही मुसलमान का कुरान है। ठीक है, कि ये पवित्र कुरान है, ये बुक है पवित्र कुरान की। ठीक है, कई शासक इस्लाम और उलमा के संरक्षक थे। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद शिया और सुन्नी मुसलमान थे। शिया और सुन्नी ये नाम आपको याद रखना है। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तैसे शिया और सुन्नी क्या है इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त से पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये नाम आप याद रखना। ठीक है, कानून के विभिन्न स्कूलों, मुख्य रूप से भारत में हनकी और शफी। ठीक है, कानून के मुख्य विभिन्न स्कूलों और धर्मशास्त्रों के बीच और रहस्यवादी परंपराओं के बीच अन्य महत्वपूर्ण अंतर थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। ठीक है, अगला टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन, विचारों और विश्वासों में परिवर्तन को भी दर्शाता है। अतीत को बड़े बड़े विभाजित खंडों में विभाजित करने के समय अध्ययन को कुछ हद तक आसान बना दिया गया। अवधि, इसको अवधि बोलते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 में। ओके, 1800 में, 1800 मध्य मतलब 1850। ठीक है, मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित कर दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, हिंदू में संपूर्ण भारत आ गया था, मुसलमान को लोग अलग कहते थे, ब्रिटिश। तभी से ब्रिटिश लोगों ने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इनको पता चल गया कि ये लोग मुसलमान और हिंदू दोनों अलग अलग थे, झगड़ते थे, ये लोग समान ही रहते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने हिंदू को वो ऊपर का मान दिया और मुस्लिम को नीचे का मान दिया, और अलग करके मुस्लिम को ऊपर का मान दिया, हिंदू को। वैसे इन दोनों में संघर्ष होना चालू हो गया कि वो ऊपर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ऐसे करके इन दोनों में फूट डालो और राज करो की नीति उनकी साकार हो गई। ठीक है, और यही लोग हैं जो ब्रिटिश लोग, भारत को इन्होंने अलग कर दिया, विभाजित कर दिया। जो हम सभी एक थे और हमको विभाजित करने का कारण सिर्फ ब्रिटिश लोग हैं। ठीक है, देखिए हिंदू लोग
और ये ब्रिटिश लोग थे। ये लोग थे जिन्हें इन्होंने और इनमें दरार डाल दी। ठीक है, विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास अर्थात अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति नहीं थी। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण विकास मतलब, एक मिनट, महत्वपूर्ण विकास मतलब कोई ऐतिहासिक परिवर्तन था, कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास अर्थात अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति नहीं थी। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, पिछले साल आपने जिन इतिहासकारों को पढ़ा उनमें प्रारंभिक समाजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। शिकारी संग्रहकता, प्रारंभिक किसान, कस्बों और गांवों में रहने वाले लोग और प्रारंभिक साम्राज्य और राज्य। 19 वर्ष का अध्ययन किया जिसे अक्सर मध्ययुगीन रूप में वर्णित करते हैं। मध्ययुगीन मतलब 700 से 1750। ठीक है, 700 से पहले का हम प्राचीन बोलते हैं, 700 से 1750 तक हम मध्यकालीन बोलते हैं, 1750 से अभी तक हम आधुनिक कहते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ लोग आधुनिक, मध्ययुगीन, प्राचीन काल और जैसे मध्ययुगीन काल, आधुनिक काल, वैसे कलयुग काल मत लाना, कलयुग काल अलग है। ठीक है, कि भारत सभी का था, कि वहाँ पे सभी जाति के लोग थे, ये भी जाति, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। मध्ययुगीन अवधि अक्सर आधुनिक अवधि के साथ विपरीत होती थी। आधुनिकता अपने साथ भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। इन 1000 वर्ष के दौरान उपमहाद्वीप के समाज बदल गए। कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था समृद्ध के स्तर पर पहुंच गई, जिसने यूरोपीय व्यापारियों, कंपनियों को आकर्षित किया। ठीक है, और यही लोग आके, यूरोपीय लोग ही आके भारत का सत्यानाश कर गए। ठीक है, ये मध्ययुगीन लोग ऐसे थे, आधुनिक भारत ऐसा हो गया। ठीक है, ब्रिटिश लोग आ गए, भारत में राज किया, व्यापार करने की रीति से आ गए, भारत पर राज कर गए। ठीक है, तो देखते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो है ख़त्म हो गया और कल हम